नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को हम आपके लिए एनालाइज करते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको ट्रांसलेट करके समझाते हैं कि इन आर्टिकल्स को कैसे आपको पढ़ना है, इनका क्या मतलब है और ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इनका क्या इम्पैक्ट है आप सबकी लाइफ पर। बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना हर एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे हम लोग एनालाइज करेंगे और कॉज और इफेक्ट पे फोकस करेंगे हर एक बिजनेस, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इवेंट के। हम जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को भी जरूर यहाँ कवर करेंगे। तो शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद हैं। सबसे पहला आर्टिकल कह रहा है यूएस टैरिफ रिस्क चाइनीज गुड्स फ्लडिंग इन इंडिया। अब यहाँ पे बात हो रही है यूएस टैरिफ्स की। टैरिफ का मतलब मैं पहले बता दूं जिन लोगों को नहीं पता होगा, टैक्स। टैरिफ का मतलब होता है यहाँ पर टैक्स। तो ये जो वर्ड है इसे ये समझिए कि यूएक्स अगर टैक्स लगाता है चाइनीज कंपनीज पर, यस, क्योंकि यूएस बात कर रहा है और स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं आप देखिए तो वो तो हमेशा धमकियां देते रहते हैं कि चाइना पर वो टैक्स लगाएंगे और ज्यादा टैक्स करेंगे। तो अगर ये टैक्स लगता है तो इससे क्या हो सकता है, एक रिस्क क्रिएट हो रहा है कि जो चाइना में गुड्स बन रहे हैं और यूएस जा रहे हैं वो रूट चेंज करके इंडिया में आ जाए। यस, तो ये इससे काफी बड़ा एक खतरा पोज हो सकता है हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। तो आइए जानते हैं इस आर्टिकल में आगे क्या लिखा है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के सामने एक काफी बड़ा रिस्क है इस वक्त, और ये रिस्क है कि चाइना में बने हुए जो गुड्स हैं काफी सस्ते दाम पे जिन्हें चाइना बेचता है उसका इन्फ्लक्स हो जाए। इन्फ्लक्स मतलब इनफ्लो, इनफ्लो, इन्फ्लक्स का मतलब होता है एंड चाइनीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि यूएस में टैक्स हो सकता है कि इन चाइनीज गुड्स पे काफी ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम आयन बैटरीज, सिरिंज, स्टील, ये सारे चीजें जो हैं इन पर टैक्स बढ़ने वाला है, टैरिफ बढ़ने वाला है सितंबर 27 से। तो अगर टैक्स ज्यादा बढ़ गया इन पर तो इससे होगा क्या, जो चाइना के पास एक्सेस है यूएस के मार्केट का, जो सामान वो बेच पाता है यूएस मार्केट में, वो पहले से ऑफकोर्स कम हो जाएगा। और अगर वो कम हो जाएगा तो सामान तो ऑलरेडी आपने बना दिया है, तो आप या तो उस पर पूरा नुकसान लीजिए 100%, या तो किसी और को कम दाम पे बेच दीजिए, है ना। तो यहाँ पे कोई और कौन हुआ, इंडिया। तो डाइवर्ट कर सकता है अपने एक्सपोर्ट्स को इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपने गुड्स को डंप कर देगा इंडिया में बहुत ही ज्यादा लो रेट पर एंड हमारी इंडस्ट्रीज इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगी, स्पेसिफिकली जहां पे कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है चाइनीज प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। तो ये एक ऐसा मसला है जहां पर हमें पहले से ध्यान देना होगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ क्या करना चाहिए, एक वॉर रूम बनाना चाहिए इस वक्त बहुत ही जल्दी कॉमर्स मिनिस्ट्री में, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, ताकि हम मॉनिटर करें डेली की कितना इंपोर्ट बढ़ रहा है। हर रोज हमें ये देखना होगा और एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखना होगा कि हम कोई भी डंपिंग अलाउ ना करें, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट चाइना ले आए इंडिया में कि उसका प्राइस बिल्कुल ही गिरा दे, 50, 60, 70% गिरा दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है। और इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट जो कंपनीज है हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा चाइना से। और ये टैरिफ यूएस भी इसीलिए लगा रहा है क्योंकि यूएस भी प्रोटेक्ट करना चाहता है अपनी कंपनीज को चाइना के जो गुड्स डंप हो रहे हैं वहां पर, जो ओवर सप्लाई चाइना क्रिएट कर रहा है उस चीज से। तो जो हाई टैरिफ हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स पर, ये टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं जो नवंबर से होंगे एंड ये 7.5% से लेके करीब 100% तक के टैरिफ्स हैं। अर्लियर इस साल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिक्वेस्ट किया था एनोनिमिटी और कहा था कि इंडिया के पास बहुत ही बढ़िया रॉबस्ट मजबूत इंस्टीट्यूशनल ऐसा मैकेनिज्म है कि वो प्रिवेंट कर सकता है, रोक कर सकता है चाइना के गुड्स को इंडिया में डंप होने से। इनके पास डीजीटीआर सिस्टम है, हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज एंड यहाँ पे एंटी डंपिंग फ्रेमवर्क है। तो डंपिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई छोटा बहुत ही व्यापारी है, वो काम कर रहा है, आपने क्या किया कि आप तो बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं, बड़े बिजनेसमैन है, आपने सस्ते रेट पे प्रोडक्ट्स बनाए और डंप कर दिए वहां के मार्केट में, बहुत ही सस्ते दाम पे बेचने लगे। आपने कहा कि मैं ना सिर्फ 1% कमाऊंगा या 10% कमाऊंगा इस प्रोडक्ट पर, लेकिन सब लोग प्रोडक्ट आपसे ही लेंगे, उनसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा जो छोटे व्यापारी हैं, क्योंकि उनको बनाने का खर्चा भी उनके लिए ज्यादा है और वो बेचते भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यही चाइना के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चाइनीज गवर्नमेंट भी बहुत सब्सिडी देती है इन कंपनीज को। एक्चुअली इन कंपनीज का खर्चा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम है, लेकिन गवर्नमेंट भी इन्हें काफी सब्सिडी देती है, चाइनीज गवर्नमेंट, जिसकी वजह से काफी अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है इन कंपनीज को। ऐसा भी कई बार देखा गया है।
तो लास्ट ईयर चाइनीज स्टील एक्सपोर्ट्स अगर आप देखिए इंडिया में 91% बढ़ गया था, 91%। और इसकी वजह से आप देखिए तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्टील तो हमारी कंपनीज बढ़िया सेल कर रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन प्राइसेस बड़ी कम हो गई है। और बहुत बड़ा फोकस है एक्सपोर्ट्स का बाय चाइना दिस ईयर, बिकॉज ऑफ ऑल देयर कंज्यूमिंग कंट्रीज हैव पुट बैरियर्स फॉर चाइनीज स्टील। सबने चाइनीज स्टील पे तो रोक लगाई, क्योंकि चाइना ने जो स्टील उनके पास कंज्यूम नहीं हो रहा था वो सारा बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और काफी नुकसान हुआ इससे बाहर की दूसरी कंपनीज जो है उनको। और इंडिया में भी अगर आप देखें तो मेटल सेक्टर काफी परेशान रहा। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू चाइना ये तो 22.5% घट गया, ये आ गया 1 बिलियन पे। और इम्पोर्ट्स बढ़ गए 15.5% टू 10.8 बिलियन। तो हमारा क्या हुआ, डिपेंडेंसी चाइना पर और ज्यादा बढ़ गई, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि डिपेंडेंसी बढ़े। तो यूएस से लेके यूरोप तक अगर आप देखें, यूरोप ने भी अनाउंस किया कि जितनी भी ईवीज बन रही है चाइना में उन पर वो करीब करीब 30 से 40% तक का टैक्स लगा देंगे। यस, उनका ये कहना है। और इसके बाद चाइना भी काफी नाराज हुआ, उन्होंने कहा कि आप एक बार रिवाइज कर लो, इसे सोच लो, सोच समझ के आप डिसीजन लो जो भी ले रहे हो। लेकिन यूरोप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यूरोपियन यूनियन को, उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए एंड इसके बाद वो रूल्स उन्होंने प्रॉपर फॉलो किए, जहां पर अभी इस वक्त चाइनीज कार्स पर अच्छा खासा टैक्स लग रहा है। और यूरोप का भी यही कहना था कि प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज गवर्नमेंट इनको अच्छा खासा सब्सिडी दे रही है, तो ये इनको ये कार काफी सस्ती इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट इनकी मदद कर रही है, ना कि सिर्फ ये सस्ते बना रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते कि ये अपने प्रोडक्ट्स को डंप कर दे हमारे मार्केट में, ताकि हमारी लोकल कंपनीज बिल्कुल खत्म ही हो जाए। हम अपनी लोकल कंपनीज को खत्म क्यों करेंगे? तो यूरोप में भी मैन्युफैक्चरिंग आना चाहिए, यूरोप चाहता है। तो ये प्रॉब्लम सबको ही है, पूरी दुनिया में इशू आ रहा है कि सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं चाइना के ओवर सप्लाई और डंपिंग से। आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन देखिए इससे फर्क किसको पड़ा? सबसे पहले तो देखिए स्टील इंडस्ट्रीज, हमारी मेटल इंडस्ट्री के अगर आप शेयर्स देखेंगे, अगर किसी ने इन्वेस्ट किए हैं शेयर्स में, तो इनके दाम काफी गिर गए थे। अभी आप देखिए स्पेसिफिकली अभी कल 2-3 दिन में रिकवरी देखने को मिली है, जैसे कि सेल में, टाटा स्टील में। ऑल्दो इसके कुछ और भी रीजन रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी वजह से सिर्फ रहा है, टाटा स्टील वगैरह और दूसरी रीजन की वजह से भी गिरा है। बट जितने भी मेटल इंडस्ट्री है, सेक्टर्स है, इनमें काफी बढ़िया रिकवरी आई। एनएमडीसी आप देखेंगे, और मैं बोलूंगा नेशनल एल्यूमिनियम, ये सारी कंपनीज में रिकवरी आ रही है। क्यों? क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना में अगर थोड़ी बहुत ग्रोथ भी आ जाए, तो सबसे पहले तो ये स्टील का जो इन्होंने ओवर सप्लाई किया है इंडिया में, इससे राहत मिलेगी थोड़ी। एंड ओवरऑल बाकी इनके अपने जो प्रोजेक्शंस है वो तो बहुत ही बढ़िया है, स्टील इंडस्ट्री को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त इंडिया में ग्रोथ। आते हैं अगले आर्टिकल पर, मेटल ऑटो स्टॉक्स ड्राइव मार्केट्स। इंडिया में शेयर बाजार लगातार नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। आप देखिए निफ्टी और सेंसेक्स, ये दो इंडेक्स हैं, इनका नाम हमने रखा है, ये इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी 50 नाम है निफ्टी का, जिसमें पांच इंडिया के 5 सबसे बढ़िया, जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं, 50 ब्लू चिप कंपनीज हैं। एंड सेंसेक्स में भी करीब 30 कंपनीज आती है, और ये गेज करता है कि इंडिया में मार्केट इस वक्त क्या चल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस वक्त कल 1-2 दिन में जो स्टॉक मार्केट में रैली आई है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेटल ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, और ऑटो स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑटो से मेरा मतलब है ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर बेंचमार्क बात करें, बेंचमार्क मतलब इंडेक्स, सेंसेक्स की यहाँ बात कर रहे हैं, 650 से ज्यादा पॉइंट्स यहाँ बढ़ा ये थर्सडे को। एंड यहाँ पे ऑटो और बैंकिंग कंपनीज बहुत बढ़िया, इन्होंने ग्लोबल मार्केट्स को देख करके काफी बढ़िया ग्रोथ दिखाई। स्पेसिफिकली चाइना में स्टिमुलस बिड्स आया है, इसका मतलब अभी हम आर्टिकल में कवर कर चुके हैं शायद पहले भी, कि चाइना ने अनाउंस किया है कि वो ब्याज दर घटा रहा है, शॉर्ट टर्म लोन के रेट्स भी कम कर रहा है, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में डालने वाला है। तो चाइना बहुत बड़ा लोन लेकर के अपने इकोनॉमी में पैसा सबको बांटने वाला है, चाहे कंज्यूमर्स हो या चाहे प्रोड्यूसर्स हो। तो बीएसई एनएसई दो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है सबसे बड़े, और दोनों के इंडेक्स हैं, बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स और एनएसई का है निफ्टी 50। दोनों नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप देखिए ऑटोमोबाइल स्टॉक स्पेसिफिकली काफी खुश थे कुछ स्टॉक्स, क्योंकि कर्नाटका ने बोला है कि वो भी इंसेंटिव देगा क्लीन मोबिलिटी के लिए, मतलब हाइब्रिड कार्स को काफी बढ़िया यहाँ फायदा हो सकता है जो कंपनीज हाइब्रिड कार बना रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप देखें तो काफी बढ़िया, इन्होंने 3000 का लेवल भी क्रॉस कर दिया है। मारुति ऑलमोस्ट 5% ऊपर था, एंड टाटा मोटर्स भी 3% यहाँ ऊपर नजर आया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स करीब 630 करोड़ के स्टॉक्स को कल बाय कर चुके हैं, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी करीब 2500 करोड़ के स्टॉक्स को बाय किया। तो सबसे पहले न्यूज आई कर्नाटका से, जहां टैक्स काफी कम हो जाएगा हाइब्रिड कार्स के लिए, और
कार्स जो अभी इस टाइम पे 25 लाख से कम के रेट की है, उनको काफी ज्यादा रिलीफ भी मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में पहले ही ऐसा आ चुका है रूल। एंड चाइना की अगर बात करें तो चाइना में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि चाइना बहुत बड़ा लोन लेने वाला है, उस पैसे को इकोनॉमी में डालने वाला है, वो पैसे लोगों के पास जाएंगे, कंपनीज के पास जाएंगे ताकि वापस से इकोनॉमी रिवाइव हो, लोग खर्चा करना शुरू करें। चाइना में लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, वहां प्रॉब्लम आ गई है डिफ्लेशन की। पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है, डिमांड कम हो गया है। मेटल स्टॉक्स बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली, और ये भी इसलिए देखने को मिली क्योंकि चाइना ने एफर्ट दिया कि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे। और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर भी है और स्टील कंज्यूमर भी है। तो मेटल स्टॉक्स अब देखिए नीचे इसलिए भी थे क्योंकि चाइना में क्या हुआ, स्टील की डिमांड कम हो गई और इनके पास सप्लाई तो पड़ा हुआ ही था पहले से प्रोड्यूस होकर, तो बहुत सारा था, तो इन्होंने पूरी दुनिया में अपना मेटल मेटल प्रोडक्ट स्टील्स वगैरह बेचना शुरू कर दिया। तो इंडिया में भी काफी इन्होंने अपने स्टील वगैरह को डंप किया है, जिसकी वजह से इंडियन मेटल अगर आप कंपनीज देखें तो काफी नीचे आ गई थी इसकी वजह से। लेकिन अब बढ़िया रिकवरी यहाँ देखने को मिल रही है क्योंकि चाइना ग्रो करेगा, तो जो इंडिया में ओवर सप्लाई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो काफी बढ़िया यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है अलग अलग सेक्टर्स में। एंड यहाँ पे ऑटोमोबाइल भी बढ़िया कर रहा है, मेटल भी बढ़िया कर रहा है, आईटी ने भी पिछले महीने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे, स्कोप टू कट पेट्रोल डीजल प्राइसेस। यस, पेट्रोल और डीजल के दाम हो सकते हैं कम। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। अगर मैं बात करूं पेट्रोल डीजल के दाम की, तो क्रूड ऑयल पे हमें देखना होगा। क्रूड ऑयल काफी नीचे चल रहा है पिछले 2 से 3 महीने अगर आप देखें क्रूड ऑयल में, तो यही खबर आ रही है कि क्रूड ऑयल काफी नीचे रहने वाला है अगले 2 साल तक। ओपेक का भी यही कहना है, और जितने दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं उनका यही कहना है कि जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड के कम रहने की वजह से, ग्रोथ कम रहने की वजह से ग्लोबली हमें देखने को मिलेगा कि क्रूड ऑयल के दाम करीब $70 पर बैरल के हिसाब से चल मिलने वाले हैं। अभी प्रिडिक्शन इंडिया का तो इसको बहुत फायदा है। क्रूड का दाम करीब करीब 100 भी गया, कई बार 90 भी गया, एंड वहां से सेटल होकर आ चुका है $70 पर बैरल के पास। तो क्या हमारे पेट्रोल सस्ते हो गए? पेट्रोल क्या कम दाम पे मिलने लगे? नहीं। देखिए, पेट्रोल के दाम नहीं घटे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम काफी घट चुके हैं। तो क्या अब इसका बेनिफिट हमारे पास भी आना चाहिए? ये आर्टिकल इस बारे में है। तो क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं, वीक क्रूड ऑयल प्राइसेस और रेंज बाउंड रिफाइनिंग मार्जिन एनवायरमेंट, एनालिस्ट मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्केटिंग मार्जिन है स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज की, जो ओएमसीज हैं, वो काफी स्ट्रांग रहने वाली है क्योंकि पेट्रोल के दाम घट नहीं रहे हैं और पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में घट चुके हैं, तो ये सस्ता खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं सेम दाम पर जो पहले था। तो यहाँ पे इनके लिए मार्जिन स्ट्रांग रहने वाले हैं। एंड हो सकता है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड रिविजन भी हो, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे इलेक्शंस भी आने हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा हो सकता है, ये प्रिडिक्टेबल है कि गवर्नमेंट पेट्रोल या डीजल के दाम को घटाए इलेक्शन से पहले, और ऐसे टाइम पे घटाए जब लोगों को याद भी रहे कि अच्छा हाँ हाँ पेट्रोल के दाम हमारे घटे हैं। तो वो हो सकता है कि हमें कुछ गुड न्यूज मिले यहाँ पर इन कंपनीज के तरफ से। आइक्रा एस्टिमेट करता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे इंडियन ऑयल हो गई, बीपीसीएल हो गई इंडिया में, इनका नेट रियलाइजेशन करीब ₹15 पर लीटर ज्यादा था पेट्रोल के लिए और ₹12 पर लीटर था डीजल के लिए। इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्राइसेस के कंपैरिजन में वीज़ा-वी अगर आप देखें 2024 का डेटा था सितंबर का, तो जो रिटेल सेलिंग फ्यूल प्राइस है ना 2024 मार्च से नहीं चेंज हुआ है। एंड यहाँ पे डाउनवर्ड रिविजन होने का काफी स्कोप है, 2 से 3 पर लीटर। अगर क्रूड ऑयल स्टेबल रहता है तो पेट्रोल के दाम घटने चाहिए। की स्टेट इलेक्शंस की बात की है मोतीलाल ओसवाल ने, वो बिलीव करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है कि इंडिविजुअल स्टेट्स को बोले कि भाई थोड़ा सा स्टेट टैक्सेस को भी घटाओ और कंज्यूमर्स को थोड़ा सा बेनिफिट दो। ओएमसीज जो है वो तो काफी हायर एंड पे ट्रेड कर रहे हैं हिस्टोरिकल रेंज के। स्ट्रीट अर्निंग एस्टिमेट भी बता रहे हैं कि करीब 3 से 4 पर लीटर का मार्केटिंग मार्जिन बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर काफी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रेट का प्राइस कट्स देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने एस्टिमेट किया है कि करीब करीब जो ऑयल डिमांड है वो 9 लाख से 9.5 लाख बैरल पर डे घट सकती है बिटवीन 2024 एंड 2025। तो डिमांड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नीचे जाएगा क्रूड ऑयल का। वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है ये स्लो डाउन होता रहेगा ओवरऑल फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में। तो ग्लोबल ऑयल डिमांड एस्टिमेट रहने वाला है कितना, 9 लाख से 9.5 लाख बैरल्स पर डे, एंड ये घट करके 8 लाख बैरल पर डे हो जाएगा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ
2024 क्योंकि डिमांड चाइना से काफ़ी म्यूटेड है एंड चाइना काफ़ी दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। इम्पोर्ट से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है वो क्योंकि उसके पास भी क्रूड ऑयल की रिजर्व्स नहीं है। अनलाइक यूएस जो काफ़ी सारा क्रूड ऑयल खुद से प्रोड्यूस भी करता है। तो देखना होगा कि लोगों के पास क्या बेनिफिट्स आते हैं। इसका बेनिफिट ऑफ कोर्स एक इंसान को ज़रूर मिला होगा जिन्होंने ऑयल कंपनीज़ के शेयर्स खरीदे हुए होंगे। क्योंकि जो ऑयल कंपनीज़ के शेयर खरीद रहे होंगे अभी तक वो देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल इतना नीचे आ रहा है और कंपनीज़ प्राइस घटा नहीं रही हैं, तो इनको बढ़िया फ़ायदा ज़रूर यहाँ पे मिल रहा होगा एंड इसका ये पूरा एडवांटेज उठाएँगे यहाँ पर ऑफ कोर्स। बट इलेक्शन से पहले हमें देखना होगा, हो सकता है कि प्राइस घट जाए। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे और यह है एक एडिटोरियल, फोमो इन आईपीओ मार्केट। फोमो का मतलब क्या होता है? फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे आप समझिए कि स्कूल में पिकनिक पे सारे बच्चे जा रहे हो और अगर आप ना जा पाए तो आपको एक बहुत फियर होता है कि आप मिस आउट कर देंगे, है ना? फियर ऑफ मिसिंग आउट कि आप मिस आउट कर देंगे कि क्या मतलब मैं कितनी चीजें मिस कर दूंगा, कितना लोग एंजॉय करेंगे, कितना मजा आने वाला है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो स्टॉक मार्केट में ना ये फोमो बहुत ज्यादा होता है। ये फोमो वर्ड हम यूज करेंगे जितने भी रिटेल निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, इनको करीब करीब 70% का फायदा हुआ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, आईपीओ में, किसी लेसर नोन कंपनीज में जिनको कोई जानता भी नहीं है ज्यादा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है, वो कोई बड़ा डेटरेंट है ही नहीं, वो रोक ही नहीं सकता रिटेल जनता को आईपीओ में पैसा लगाने से, जहां रिटर्न करीब करीब 50% आ जा रहे हैं पोस्ट टैक्स सिंगल डे में, सिर्फ एक दिन में। एंड ऑफ कोर्स ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है हमें ट्रेंड। और कंपनीज इस टाइम पे हरी में है। कंपनीज इस टाइम पे क्या कर रही है? बोल रही है जल्दी से आईपीओ लाओ। जो फंड रेजिंग प्लान्स हैं 50,000 करोड़ के नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में, उनके लिए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। जिन्होंने ब्लॉकबस्टर आईपीओ मिस किया, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया, पैसे डबल हो गए लोगों के, डबल से भी ज्यादा हो गए। तो इस टाइम पे स्वॉट एनालिसिस, मैनेजमेंट क्वालिटी और दूसरे फैक्टर्स हैं जो बैकसीट ले लेते हैं और रेगुलेटर्स जो हैं वो कैच 22 सिचुएशन में आ जाता है। यहाँ पे राइज स्टॉक मार्केट बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है और लोग यही मान के चल रहे हैं कि भैया इकोनॉमी इंडिया की बहुत बढ़िया है, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ है, बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। लेकिन इसकी वजह से लोग कर क्या रहे हैं? लोग शेयर मार्केट में आईपीओ में पैसा लगाने लग जा रहे हैं क्योंकि आप इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, कंपनी बढ़िया कर रही है, तो वहां आपको रिटर्न कमाने में कुछ साल लगेंगे। आईपीओ में क्या है, जैसे लिस्टिंग गेन आया आपने बेच दिया। तो सबसे बढ़िया काम जो रेगुलेटर्स यहाँ पे कर सकते हैं स्पेस में, वो अवेयरनेस फैलाने का है। जी हाँ, अवेयरनेस फैलाने का काम अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नीड्स टू बी लॉडेड। पास्ट कपल ऑफ इयर्स में जो डेटा ड्रिवन स्टडीज आ रही हैं, डेटा को पढ़ के स्टडीज निकाली जा रही हैं, वो हाईलाइट कर रहा है कि जो आईपीओ का बिहेवियर है और डेरिवेटिव मार्केट इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है वो किस तरीके से ड्रिवन है। जो डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 का रिवील करता है कि 54% इन्वेस्टर्स एक्सक्लूडिंग एंकर इन्वेस्टर्स ने अपने अलॉटेड शेयर बेच दिए आईपीओ में सिर्फ पहले ही हफ्ते में। जितने लोग आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं वो पहले ही हफ्ते में अपने सारे शेयर्स बेच दे रहे हैं। और करीब 67.6% रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो फर्स्ट वीक में एग्जिट करते हैं विद प्रॉफिट ऑफ ओवर 20%, बट 23.3% अगर वो लॉसेस में बेचते हैं। तो ऑन एन एवरेज कोई भी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, करीब 67.6% रिटेल इन्वेस्टर्स बाय वैल्यू, उन्होंने पहले वीक में एग्जिट किया तो एवरेज प्रॉफिट था 20%, और अगर लॉस पे एग्जिट किया तो एवरेज लॉस था 23.3%। तो लॉस यहाँ ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है ऑन एन एवरेज। रेगुलेटर ने कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो पेन पॉइंट बताए लोगों को और काफी ज्ञान देने की कोशिश की है, सैनिटी देने की कोशिश की है इन्वेस्टर्स को, लेकिन इसका वैसे कुछ खास असर दिख नहीं रहा है। बट ऑफ कोर्स रेगुलेटर क्या कर सकता है? लोगों को सिर्फ समझाया जा सकता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, इन्वेस्ट करना है। लोग माने या ना माने ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। जितने भी मार्केट गुरुज हैं वो फोरफ्रंट पे रहे हैं जब वार्निंग करने की बात आई हो इन्वेस्टर्स को कि आप बहुत एग्रेसिव ना हो। एंड ये सारी चीजें उन्होंने बताई है, हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाया है लोगों को। तो इस टाइम पे जितना हो सके इन्वेस्टर अवेयरनेस फैलाया जा रहा है और आज तक कभी इतना अवेयरनेस नहीं फैलाया गया जितना अभी फैलाया जा रहा है। इस वक्त टेक्नोलॉजी की मदद से यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो
ऐसे जो बहुत बढ़िया टाइम अभी चल रहा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता एनालिस्ट का ये कहना है। जो बुल रन है वो 5th ईयर में आ चुका है, 5 साल से चल रहा है और जितने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे लोग वो बिलीव करते हैं कि रैली जो है अपना जोश ठंडा कर सकती है। निखिल कामत सीईओ हैं, फाउंडर हैं ज़ीरोधा के, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो कंपनी का बिज़नेस अपडेट है, यहाँ पे रिस्क है कि बुल रन कभी भी खत्म हो सकता है, जिसकी वजह से उनको आगे उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पे फ़र्क पड़ सकता है काफ़ी ज़्यादा। और ये सही टाइम रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स का कि वो अपने मार्केट एक्सपोज़र को कंट्रोल करें और पैसे को ऐसी जगह पे लगाएँ जहाँ पे रिलायबिलिटी हो, रिलायबल एसेट क्लास हो, वहाँ पर पैसे लगाएँगे तो फ़ायदा होगा उन्हें एंड रिस्क को वो कम करेंगे तो पैसे घर लेकर जा पाएँगे जितना पैसा उन्होंने शेयर मार्केट से कमाया है। तो एक बहुत फेमस एवरग्रीन कोट है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि कितना पैसा हम कमा रहे हैं जब हम सही हैं और कितना गवा रहे हैं जब हम गलत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सही थे या गलत थे। तो कई बार हम सही होकर के भी कमाते हैं 100 रुपए और जब गलत होते हैं तो गवा देते हैं 1000 रुपए। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आते हैं अगले आर्टिकल पे और ये है एक शख्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, टेलीग्राम के फाउंडर। न्यूज़ आई इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा एंड लोग काफ़ी डरे हुए भी हैं कि क्या टेलीग्राम वगैरह बैन हो सकता है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। टेलीग्राम जो है शायद अपनी कंटेंट पॉलिसी को अभी क्या चेंज कर रहा है। लास्ट मंथ टेलीग्राम के फाउंडर सीईओ पावेल डुरोव ने, जो सिटीजनशिप होल्ड करते हैं फ्रांस की और रशिया की और यूएई की भी एंड सेंट किट्स एंड नेविस की भी, इतनी सारी सिटीजनशिप्स हैं इनके पास। ये इन्हें अरेस्ट किया गया पेरिस में एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय फ्रांस इनटू क्रिमिनल एक्टिविटी। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा और इन्हें अरेस्ट किया गया क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए ऑन मैसेजिंग ऐप। फ्रेंच लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अकॉर्डिंग टेलीग्राम यूज किया जा रहा है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को फैलाने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए एंड और भी बहुत सारे इलीगल कंटेंट है जो इस ऐप पे धड़ल्ले से चल रहे हैं। और जब पुलिस और अथॉरिटीज इनसे डिटेल्स मांगते हैं कि आप प्लीज हेल्प कीजिए, बताइए कि ये कहाँ से पेमेंट ले रहे हैं, कहाँ से चल रहा है इनका कारोबार, तो टेलीग्राम इनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता। तो इनको ग्राउंड किया गया है फ्रांस में और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो टेलीग्राम को फोर्स किया गया काफी सारे चेंजेस करने में इस वक्त इन टर्म्स ऑफ सर्विस, ताकि क्रिमिनल्स को रोका जा सके इसे अब्यूज करने में। एक पोस्ट है आया टेलीग्राम पे अर्लियर दिस वीक एंड ड्यूरव ने कहा कि जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करेगा यूजर्स को आईपी एड्रेसेस से एंड फोन नंबर भी प्रोवाइड करेगा रेलेवेंट अथॉरिटीज को अगर वैलिड लीगल रिक्वेस्ट की गई तो टेलीग्राम ने कहा कि किसी भी बैड एक्टर को हम लोग नहीं जेपरडाइज करने देंगे इंटेग्रिटी अपने प्लेटफॉर्म की ऑल फॉर ऑलमोस्ट अ बिलियन यूजर्स। उनका ये कहना है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर रहे हैं और मॉडरेटर की टीम बनाई है उन्होंने, ताकि ऐसे प्रॉब्लमेटिक कंटेंट को रोका जा सके एंड सर्च रिजल्ट से भी हटाया जा सके जब भी कोई आकर के टेलीग्राम पर सर्च करता है इन चीजों को। तो काफी सारे कंट्रीज हैं जहाँ के लॉज काफी, मतलब मैं बोलूँ लॉ स्पेसिफिकली अथॉरिटीज लीगल अथॉरिटीज बहुत परेशान है। जैसे कि मैसेजिंग टूल ने काफी जगहों पे फेस किया है टेम्पररी या परमानेंट बैन, और 31 कंट्रीज में तो ये बैंड है परमानेंटली अगर आप देखें। एंड रशियन गवर्नमेंट से ये एक्चुअली निकल के भागे थे, ये रशिया में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, इन्होंने ये ऐप भी वहीं पे बनाया टेलीग्राम। बट जब रशियन गवर्नमेंट ने क्लैम डाउन शुरू किया डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट का मॉस्को में, तो यहाँ पे ये रशिया छोड़ करके फ्रांस और दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो गया। तो टेलीग्राम ने रिफ्यूज किया कि हम कोई भी इंक्रिप्शन कीज रशियन गवर्नमेंट को नहीं देंगे, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, और इसकी वजह से इन्हें रशिया छोड़ के जाना पड़ा। इन 2022 में इन पर फाइन भी लगाया गया करीब 5 मिलियन यूरो का, जहां पे जर्मन लॉ से इन्होंने कंप्लाई नहीं किया था इसलिए। और साउथ कोरिया और इंडोनेशिया अमंग एशियन कंट्रीज हैं जो कंसिडर कर रही हैं कि वो बैन करेंगी इस ऐप पे ओवर रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विद द लॉ एंड लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है जो ये कोऑपरेट नहीं करते। करीब 1 बिलियन यूजर्स ऑलमोस्ट है इनके पास, 950 मिलियन यूजर्स हैं इनके पास। एंड टेलीग्राम जो है थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया का, व्हाट्सएप और मैसेंजर के बाद। तो बहुत सारे लोग हैं इस पर एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री या दो कंट्री के लोग हैं, ग्लोबली ये यूज होता है। बट इनका कहना है कि ये बहुत ही ओपेक और आर्बिट्ररी डिसीजंस लेते हैं ह्यूमन राइट्स कंप्लायंस के थ्रू, एंड लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस भी है। अगर कोई रिपोर्ट करे अब्यूज इस ऐप पर, तो रिपोर्टिंग भी अगर की जाए इस ऐप पर तो जल्दी से एक्शन नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है
कि टेलीग्राम कुछ अल्टरेशंस करे अपने एग्रीमेंट्स में, अपनी पॉलिसीज़ में, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये बंद हो जाए। बट येस, कोई ये भी नहीं चाहता कि टेलीग्राम के थ्रू जैसे इलिसिट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ड्रग्स से लेके और भी जितनी चीज़ें हैं, वो चलती रहें। एवरीबॉडी वांट्स कि वो बंद हो जाएँ एंड ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे कोऑपरेट करें, जो यहाँ के इनके सीईओ हैं एंड जितने भी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।